वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए नेट का फर्स्ट पेपर। इसमें सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। इसमें सबसे पहला जो शब्द है टीचिंग, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो तीन टर्म्स है आपके पास, एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग। ये टर्म्स आपस में क्लोजली रिलेटेड है। वो किस तरह से कि जो एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग है, मतलब जो टीचिंग है वो एजुकेशन भी देती है और जिससे बच्चा सीखता भी है। बच्चे जब टीचिंग होगी तो बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। तो जो एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है लर्निंग, बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि लर्निंग जो है वो टीचिंग से ही हो। लर्निंग जो है बच्चा कहीं से भी ले सकता है। वो एजुकेशन से भी लर्निंग ले सकता है, वो खेल कूद से भी लर्निंग ले सकता है। उसको एजुकेशन कहीं से भी मिल सकती है। जैसे वो खेल रहा है, उसने कुछ सीख लिया, या किसी के साथ बातचीत करते या सोसाइटी में किसी के साथ वो बातचीत कर रहा है, उससे भी वो सीख सकता है। और वो जो बच्चा खेल रहा है उससे भी वो बहुत कुछ सीख सकता है। तो टीचिंग ही एक माध्यम ऐसा नहीं है जो एजुकेशन या फिर बच्चे को लर्निंग देता है। लर्निंग कहीं से भी हो सकती है, बच्चा कहीं से भी सीख सकता है। टीचिंग इज द वे टू मेक स्टूडेंट लर्न। टीचिंग जो है एक तरह का रास्ता है या तरीका है जो बच्चों को लर्निंग करने के लिए प्रेरित करता है। बट देन इट इज़ नॉट द ओनली वे। टीचिंग जो है सिर्फ एकमात्र रास्ता नहीं है। बच्चे और भी कई रास्तों से सीखते हैं, बट टीचिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट वे है बच्चों को सिखाने के लिए। एजुकेशन इज़ द की टू एवरीथिंग दैट इज़ गुड इन आवर वर्ल्ड टुडे। एजुकेशन जो है एक तरह की है जो कि वर्ल्ड में आज जो भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं वो एक अच्छी एजुकेशन के कारण ही हो रही हैं। Education is not only about the past and present, but it is also the key to the future. इसका मतलब ये है कि एजुकेशन जो है वो पास्ट या प्रेजेंट से ही रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा जो फ्यूचर में होने वाला है या फ्यूचर हमारी अच्छी एजुकेशन ही डिसाइड करती है। जैसे प्रेजेंट पास्ट में बच्चे ने क्या सीखा, उसका प्रेजेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्रेजेंट पास्ट में अगर बच्चे के बेसिक्स क्लियर होंगे, उसको अच्छी तरह से टीचिंग करवाई गई होगी, तो उसका प्रेजेंट अच्छा होगा, वो प्रेजेंट में भी अच्छी चीज़ें करेगा। और अगर उसका प्रेजेंट अच्छा हुआ तो वो पास्ट में कुछ बड़ा करेगा, कुछ बड़ा इंसान बन के दिखाएगा या कुछ बड़ा सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एजुकेशन नॉट ओनली टीच आवर चिल्ड्रन फैक्ट्स बट ऑल्सो टीच देम हाउ टू थिंक एंड लर्न ऑन देयर ओन। एजुकेशन जो है बच्चों को सिखाता है कि जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में नॉलेज देता है कि फैक्ट को किस तरह से जो समझना है। फैक्ट जो आते हैं हमारे यूनिवर्स में या जो हम डेली सोसाइटी की चीज़ों से सीखते हैं, वो किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करने हैं और वो किस तरह से उसके ऊपर विचार करे, ये एजुकेशन सिखाती है। और बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है उसको भी ये एनहांस करती है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि जो मेजर फिलॉसफीज़ हैं एंड अप्रोचेस है एजुकेशन में वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले फिलॉसफी एक वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब फिलॉसफी ये छोटी सी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही वास्ट है। फिलॉसफी का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है जीवन के अर्थ एवं मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन, मतलब द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स दैट द मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ के जो आइडियाज़ हैं और जो बिलीव्स हैं, मतलब जो हम चीज़ें मानते हैं और जो उससे हम सीखते हैं, उसका जो अध्ययन होता है उसको हम फिलॉसफी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो फिलॉसफी है वो टीचिंग में इम्पॉर्टेंट क्यों है। जो टीचिंग के एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे एम, ऑब्जेक्टिव, करिकुलम। करिकुलम होता है पाठ्यक्रम, एंड टीचिंग मेथड, और उसके साथ टीचिंग टेक्स्ट बुक्स एंड डिसिप्लिन एंड ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिलॉसफी के द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती हैं। कीप इन द व्यू दैट एन एग्जामिनर नाउ टेंड टू आस्क मल्टी डायमेंशनल आस्पेक्ट इन द सिंगल क्वेश्चन, फिलॉसफी बिकम इम्पॉर्टेंट। अब एग्जामिनर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ ले जिसमें बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स उसमें आते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछ ली गई हैं जो आपको आंसर करनी है, तो ये आपकी फिलॉसफी और जो आपकी मेंटल एबिलिटी है ये आपको बताएगी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है। तो उस स्थिति में भी फिलॉसफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एजुकेशन की जो मेन अप्रोचेस है उसमें सबसे पहले आता है 3 बेसिस ऑफ एजुकेशन। 3 बेसिस ऑफ एजुकेशन से अभिप्राय ये है कि 3 क्वेश्चंस बेसिकली, ये 3 क्वेश्चन है, वाई, हाउ एंड व्हाट। कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, तो
इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपका जो माइंड है वो एकदम से ही काम करना स्टार्ट कर देगा। आप इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ जो है वो क्यों हो रही है। हियर द क्वेश्चन इज व्हाई इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज द आंसर बाय फिलोसफी। आपकी जो मनोविज्ञान की क्षमता है वो किस तरह से इस क्वेश्चन को जो है वो इलेबोरेट करती है, वो चीज़ इसमें आती है। द हाउ इज डिसाइडेड बाय साइकोलॉजी एंड व्हाट इज डिसाइडेड बाय सोशल नीड। चीज़ क्यों हो रही है ये आपकी साइकोलॉजी बताती है। साइकोलॉजी क्या होता है कि जो साइंटिफिक स्टडी होती है माइंड एंड बिहेवियर की, ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन माइंड की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो हाउ का जो आंसर है वो साइकोलॉजी देगी, और व्हाट का जो आंसर है वो सोशल नीड के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो व्हाट है कि सोसाइटी को क्या चाहिए, एक्चुअल में सोसाइटी की नीड क्या है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर मिलेगा। Hence, education is based on the basis of philosophical, psychological and sociological basis. एजुकेशन की जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है आइडियलिज्म। द वर्ड आइडियलिज्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम आइडियल, इट इज़ बेसिकली अबाउट माइंड एंड सेल्फ, दैट इज एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म। तो आइडियलिज्म क्या है, बेसिकली इसको आइडियल वर्ड से लिया गया है, जिसका बेसिकली मतलब होता है कि माइंड और सेल्फ, मतलब ये जो चीज़ है ये सेल्फ सेंटर्ड है, और जो जिस तरह से हमारा माइंड काम करता है वो एक स्पिरिचुअलिज्म एक्टिविटी है। मतलब जिस तरह से हमारा माइंड काम कर रहा है वो भगवान के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। द यूनिवर्सल माइंड और गॉड इज सेंटर्ड इज अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। जो भी चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं और जिस तरह से ये यूनिवर्स चल रहा है, यूनिवर्स का माइंड चल रहा है, तो ये जो है वो भगवान के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। भगवान जो है इसका सेंटर है। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड नॉलेज, स्पिरिट एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी। भगवान जो है वो सभी तरह की जो नॉलेज का क्रिएटर है, और जो हमारा माइंड जो है उसको रियलिटी की ओर ले जाने वाला भी भगवान ही है। वैल्यू आर एब्सोल्यूट, जो वैल्यूज हैं वो एब्सोल्यूट है। अब इसमें दो तरह की टर्मोलॉजी आती है, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट जो होती है जब हम चीज़ों को अपने अंदर ही देखते हैं और किसी से हम इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हैं। रिलेटिव होता है किसी के साथ कंपैरिजन करना। तो वैल्यू जो होती है वो किस तरह की होती है, एब्सोल्यूट होती है, इंटरनल होती हैं एंड अनचेंजिंग होती हैं। जो हमारी वैल्यूज होती है उसको हम अपने आप से ही इम्प्रूव कर सकते हैं और किसी के साथ भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं। और हमारी इंटरनल होती हैं, जो हमारे इंटरनल में क्या चल रहा है, हमारी किस तरह की वैल्यू है, मतलब ये एक सेल्फ सेंटर्ड तरह की एक टेक्निक है। और अनचेंजिंग होती है, मतलब इसको किसी भी तरह की कोई चेंज या कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। द रियल नॉलेज इज प्रिसाइव्ड इन माइंड, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस। मतलब रियल नॉलेज क्या होती है, ऐसी नॉलेज जिसको हम अपनी सेंसेस के थ्रू गेन कर सकते हैं। जो भगवान हमें आदेश देते हैं और जो भगवान हमारी सेंसेस में डाल देते हैं उसके थ्रू ही हम नॉलेज को जो है वो गेन करते हैं। Man has a superior nature that is expressed in the form of intellectual culture, morality and religion. जो इंसान है वो नेचर में सबसे सुपीरियर माना जाता है, क्योंकि वो अपनी जो सुपीरियरिटी को है वो एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल। वो अपनी बुद्धिजीविता को दिखाकर, अपना कल्चर को दिखाकर, अपनी मोरालिटी को दिखाकर और अपने रिलीजियस साइड को दिखाकर इसको एक्सप्रेस करता है। तो आइडियलिज्म के जो मेन प्रोनेंट्स हैं, जिस आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट को मानने वाले जो कुछ एक लोग हैं वो है फरेबल, कांट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंदा एंड श्री अरविंदो। ये जो हैं वो आइडियलिज्म को मानते हैं और इसको देने वाले ये मेन व्यक्ति हैं। एजुकेशन की नेक्स्ट अप्रोच है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म इज अ फिलोसफी विद द बिलीफ दैट नेचर अलोन रिप्रेजेंट्स द इंटायर रियलिटी। मतलब जो सब कुछ, जितनी भी घटनाएं नेचर में हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सारी नेचर के द्वारा डिफाइंड की गई है। भगवान का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। ह्यूमन लाइफ जो है वो भी नेचर का पार्ट है, और ह्यूमन में जो सेल्फ सफिशिएंसी आ रही है वो भी नेचर के कारण आ रही है। और जो नेचुरल फोर्सेस है वो ह्यूमन की लाइफ को चला रही हैं, और जो नेचुरल लॉज है वो ह्यूमन की लाइफ को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं। इट एम्फसिस इन ऑन द मैटर एंड द फिजिकल वर्ल्ड। इट डज नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड सुपरनैचुरलिज्म। जो नेचुरलिज्म है वो जो है वो एक मैटर है, वो मैटर की मतलब जो चीज़ें हम देख सकते हैं और फिजिकल वर्ल्ड देख सकते हैं और जो छू सकते हैं चीज़ें। फिजिकल होता है
छूना, चीज़ों को छूना, जिस चीज़ों को हम छू और देख सकते हैं वो जो है नेचुरलिज्म इसको बताता है। और ये जो है वो गॉड पे मतलब स्पिरिचुअलिटी और सुपर नेचुरलिज्म पे बिलीव नहीं करता है। मतलब ये बिलीव नहीं करता है कि जो चीज़ें हैं वो भगवान की वजह से चल रही है। जो इंसान की सेंसेस है, जो इंसान देख सकता है, सूंघ सकता है, टच कर सकता है चीज़ों को, ये जो सेंसेस हैं ये नॉलेज का गेटवे है। एंड नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। नेचर जो है सभी की सभी नॉलेज को जो है वो इंसान को देता है। और इंसान को जो नॉलेज मिल रही है, जो उसके आसपास चीज़ें, घटनाएं या कोई परिस्थिति हो रही है, इंसान उससे ही नॉलेज लेता है। मतलब नेचर में जितनी भी चीज़ें इंसान के सराउंडिंग में, इंसान के आसपास हैं, वो उसी से ही नॉलेज ले रहा है। नेचुरलिज्म का जो मेन लोग थे जिन्होंने नेचुरलिज्म को दिया बेसिकली और नेचुरलिज्म को माना, वो थे टैगोर, रूसो एंड हर्बर्ट। एजुकेशन की नेक्स्ट अप्रोच है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म जो है बेसिकली एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है एक्शन या फिर किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना। हेयर द की वर्ड इज यूटिलिटी, वट एवर इज यूजफुल इज गुड एंड वट एवर इज गुड इज यूजफुल। इसका मतलब है कि जो ये शब्द है बेसिकली यूटिलिटी को बताता है। मतलब जिस चीज़ों को सीख करके आपकी जो यूटिलिटी है वो पूरी हो रही है। मतलब जो भी अच्छा है वो यूजफुल है और जो भी यूजफुल है वो अच्छा है। द प्रैग्मेटिज्म लाइव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैक्ट। मतलब प्रैग्मेटिज्म क्या है, एक ये फैक्ट पे बिलीव करता है। मतलब जो चीज़ें फैक्ट हैं उन पे बिलीव करेगा, ये किसी झूठी चीज़ पर विश्वास नहीं करेगा और ये ना ही गॉड की किसी भी एक्टिविटीज़ पे विश्वास करेगा। प्रैग्मेटिज्म फोर्सेस ऑन एक्टिविटीज़ और डूइंग। जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं या फिर जिस भी चीज़ की एक्टिविटी हो रही है उससे जो सीखने वाली चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं, उसको प्रैग्मेटिज्म बेसिकली हम कहते हैं। देयर आर नो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ लाइफ, ट्रूथ इज क्रिएटिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है लाइफ की वो कुछ भी नहीं होती है। इंसान चीज़ें कब सीखता है या ट्रूथ कब सीखता है इंसान, और जब वो किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। जब वो किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा तो उससे क्रिएट होने वाला जो सत्य है उसको ही माना जाएगा। ह्यूमन आर एक्टिव बीइंग एंड हैव द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स थ्रू द लॉजिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक मेथड्स। ह्यूमन जो है वो एक्टिविटी पे बिलीव करता है। मतलब ह्यूमन जो प्रैग्मेटिज्म विचारधारा को मानता है वो जो है वो एक्टिवली चीज़ों को करता है और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करता है। किसकी सहायता से, एक्सपेरिमेंट करके और लॉजिक यूज़ करके और साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके। जो प्रैग्मेटिज्म के मेन थिंकर्स थे वो थे जॉन डॉर्वे, किलपैट्रिक एंड मीड। नेक्स्ट इसकी अप्रोच है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है कि जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करती हैं। जिस तरह से एक इंसान जो है वो सीखता जाता है वैसे वैसे ही नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट होती जाती है। लर्निंग इन्वॉल्व्स एन एक्शन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट ईच इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज ऑफ इटसेल्फ। जैसे जैसे इंसान जो है किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेता जाता है, उससे सीखता जाता है, उसमें एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड रहता है, तो वो जो है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, नॉलेज को बनाता जाता है और अपने अंदर को उसमें ढालता जाता है। एजुकेशनल फिलोसफी बिलीव दैट देयर आर डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेजेस हैं, मतलब जिस तरह से एक जो इंसान है वो सीखता जाएगा, वो नॉलेज को जो है वो कंस्ट्रक्ट करता जाएगा स्टेजेस की तरह। और जिस टाइम पर वो हाईली कंस्ट्रक्टिव स्टेज पर पहुंच जाएगा उस टाइम जो उसका कंस्ट्रक्टिविज्म है वो जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी जो नॉलेज है वो गेन कर ली होगी। A learner develops new experience and assimilated into already existing scheme, or they may be accommodated by creating new schemes. जो लर्नर है वो न्यू एक्सपीरियंस को जो है वो अपने अंदर डेवलप कर लेता है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज होती है वो उसको नए सिरे से उसमें अपने अंदर ढालता है और नए सिरे से उसको सीखता है और उससे ही आगे नई नई चीज़ों को जो है वो क्रिएट करता है। नेक्स्ट अप्रोच है ह्यूमनिज्म। इट इज़ अ रीजनेबल बैलेंस इन लाइफ एंड रिगार्ड्स ह्यूमन एज द सेंटर एंड मेजर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। ह्यूमनिज्म क्या मानता है कि ह्यूमन जो है वो सभी एक्टिविटी का सेंटर है। मतलब ह्यूमन जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो अपने आप पे ही कर रहा है, अपने आप वो कर रहा है और किसी भी
चीज़ पे वो डिपेंड नहीं है, वो जो भी कर रहा है वो खुद से ही कर रहा है। ह्यूमनिज्म बिलीव्स इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ह्यूमनिज्म जो है वो बिलीव करता है अपने इंटरेस्ट पे, जिससे सभी ह्यूमन का जो है वो वेलफेयर हो, जो भी ह्यूमन, सभी के सभी ह्यूमन है उन सब का वेलफेयर इसमें इंक्लूड होता है। Thus, the life of a human being should be transferred so that the welfare of all becomes the goal. अब ह्यूमनिज्म का एक मेन गोल क्या है? सभी का वेलफेयर लेके चलना। ह्यूमन की लाइफ को जो है वो इस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है या ट्रांसफॉर्म किया जाता है जिससे सबका वेलफेयर उसमें इंक्लूड हो सके। द फॉर्म ऑफ लर्निंग इज ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लर्निंग की जो फॉर्म है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से होती है, मतलब इंसान जैसे जैसे खुद पे काम करता जाएगा वो उतना ही डेवलप होता जाएगा। इट एडवोकेट्स कोऑपरेटिव, म्यूचुअल टॉलरेंस एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमनिज्म क्या बताता है? कोऑपरेशन, मतलब एक इंसान का दूसरे इंसान को हेल्प करना इज कोऑपरेशन, एंड म्यूचुअल टॉलरेंस, कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको जो है वो सभी मिल करके टॉलरेट करते हैं, और सोशल अंडरस्टैंडिंग, मतलब सोसाइटी जो है वो आपस में चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, ये चीज़ जो है हमें ह्यूमनिज्म सिखाता है। नेक्स्ट इसमें है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म मीन्स दैट देयर आर सिग्निफिकेंट वे इन विच आर कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज आर गेन इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंस एक्सपीरियंस। मतलब हमारी जो नॉलेज है वो गेन होती है किससे? जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू। नेक्स्ट इसमें है एम्पिरिसिज्म। दैट मीन्स द सेंस एक्सपीरियंस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल आर कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज। जो हमारी सेंस एक्सपीरियंस करती हैं वो एक अल्टीमेट सोर्स है, और सभी प्रकार की जो कॉन्सेप्ट है और नॉलेज को जो है वो ग्रहण करने का एक अल्टीमेट जो है वो सोर्स है। तो ये अल्टीमेट सोर्स जो है वो हमारी सेंसेस ही हैं। नेक्स्ट इसमें है एग्जिस्टेंशलिज्म। इट इज़ अ फिलोसफी दैट एम्फेसाइजेस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। ये फिलोसफी दर्शाती है कि इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस किस तरह से होनी चाहिए, और इंडिविजुअल को जो है वो किसी भी काम को करने की फ्रीडम है, और जो उसकी चॉइस है किसी भी काम को करने की वो एक इंडिविजुअल कर सकता है। दिस एम्फेसाइजेस फ्रीडम इज द चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्ट। ये फिलोसफी हमें बताती है कि जो इंसान है उसको किसी भी तरह का काम करना जो है वो उसकी फ्रीडम है और उसकी चॉइस है, जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो किसी एक्ट को करने के लिए दर्शाती है। इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म अज्यूम दैट लर्नर इज अ पैसिव ऑर्गेनिज्म हु मे बी कंडीशन टू लर्न न्यू नॉलेज। इसका अर्थ है कि जो एक लर्नर है वो एक निष्क्रिय ऑर्गेनिज्म है जिसको कि कंडीशन किया जाता है न्यू नॉलेज को धारण करने के लिए। देयरफॉर लर्निंग कुड बी एक्सप्लेन बाय चेंजिंग द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, मतलब उसके बिहेव को चेंज किस प्रकार से किया जा सकता है? सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है और उसके बाद उसके बिहेव को चेंज किया जा सकता है। इयन थॉर्नडिक ने इसके दो इफेक्ट्स दिए थे। फर्स्ट इसका है लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है? इसका मतलब है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी नॉलेज में जो है वो बढ़ावा होगा, और स्टूडेंट और जो टीचर है उसके बीच का जो बॉन्ड है इससे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब जो टीचर चीज़ें सिखा रहा है स्टूडेंट उसको ईजिली ऑब्जर्व कर लेगा। नेक्स्ट इसमें है लॉ ऑफ इफेक्ट। Law of effect is the principle of reinforcement and punishment. Pleasure and pain resulting from previous behavior decided our future behavior. Law of effect क्या है कि जो आज हम चीज़ें सीखते हैं उसका हमारे फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। जो हमें सीखते टाइम पनिशमेंट्स मिलती हैं जो कि हमें टीचर कुछ सिखाने के लिए देता है, या फिर जो प्लेजर है जो हम सीखते टाइम ग्रहण करते हैं वो हमारे फ्यूचर पे किस तरह से इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है गेस्टल साइकोलॉजी। गेस्टल साइकोलॉजी हमें बताती है कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। फॉर एग्जांपल इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एटसेट्रा। द सम ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। इसका मतलब ये है कि हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को एज अ होल देखने के लिए डेवलप हो चुका होता है। जैसे एक ह्यूमन को हम देखते हैं तो हम उसको ऐसे देखते हैं कि ये इंसान बहुत ही सुंदर है और इसका बिहेव जो है बहुत सुंदर है। ये तो पार्ट हो गया कि ह्यूमन को हम एज अ होल देखते हैं। हम ऐसे नहीं देखेंगे कि उस ह्यूमन की बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, सिस्टम है, इसलिए वो अच्छा है। हम उसको एज अ होल देखते हैं कि इंसान अच्छा है, और उसके हम इनर पार्ट को नहीं देखते हैं। इसलिए इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल इट्स पार्ट।
तो होल जो है, जो हम चीज़ों को एज अ होल देखते हैं, वो बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑफ इट्स पार्ट्स. It also shows that complex learning need no occur gradually through lengthy practice but may develop through insight. इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स लर्निंग है वो बहुत सारी लंबी लंबी या लेंथी प्रैक्टिस करने से नहीं आती है, वो इंसान के इनसाइड से ही, अंदर से ही डेवलप होती है. फर्दर द साइकोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ परसेप्शन. इसका ये मतलब कि जो इंसान की धारणाएं होती है, जो लर्नर की धारणाएं होती हैं, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो गेस्टल साइकोलॉजी हमें बताती है. लास्ट इसका एस्पेक्ट है एक्लेक्टिक फिलॉसफी. Eclectic philosophy is nothing but fusion of knowledge from all resources. It is a peculiar type of education philosophy which combines all good idea and principle from various philosophies. इसका मतलब ये है कि ये फिलॉसफी जो है वो बहुत सारी नॉलेज का जो है वो फ्यूज़न है. मतलब पढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं हो सकता है, अलग अलग वे से या फिर अलग अलग रिसोर्सेज से भी स्टूडेंट्स को सिखाया जा सकता है. और ये जो फिलॉसफी है, ये जो है ये ऑल आइडियाज़ को कंबाइन करके और उनके प्रिंसिपल को, और जो वेरियस फिलॉसफीज़ है उनके प्रिंसिपल को कंबाइन करके बच्चे को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है. There are many more philosophies of education. Each of the philosophies have its contribution and limitation. जो फिलॉसफी है एजुकेशन की, उसमें बहुत सारी अप्रोचेस जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं टीचिंग करने के लिए, जिसकी अपनी एक कंट्रीब्यूशन है और उसके साथ साथ इसकी लिमिटेशंस भी हैं. नॉट अ सिंगल फिलॉसफी इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ. कोई भी जो सिंगल फिलॉसफी है वो संपूर्ण रूप से टीचिंग नहीं कर सकती है. मतलब एक सिंगल फिलॉसफी की हेल्प से एक बच्चा नहीं सीख सकता है. उसके लिए टीचर को चाहिए कि वो बहुत सारी फिलॉसफी का जो है वो मिश्रण करके बच्चे को सिखाए. Also, a single philosophy cannot be applied successfully in all situations because the world and its value are continuously changing. मतलब वर्ल्ड्स और इसकी जो वैल्यू है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही हैं, इसीलिए एक फ़िलॉसफी जो है वो काम नहीं कर सकती है. इसीलिए इस अप्रोच में अलग अलग फ़िलॉसफी को यूज़ करके बच्चे को नॉलेज दी जाती है. द एजुकेशनल सिस्टम ऑल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो इसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होना ज़रूरी है.